या बंदा सही है। दस तो बन गया 4 भाई। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप मनी एंड में बात हैं। देखो पहली बात तो ये मनी ऐसे नहीं करवाते हैं, उसके पास भी करना पड़ेगा। सही बात है, इसलिए मैसेज रिलेटेड लेकिन बड़ा वाली लेकिन सर मेरे पास ये भी है कि मुझे कुछ नहीं सर क्या करते हो बस लाउड वॉइस प्लीज। स्कूल स्टूडेंट हो तुम अभी? यस सर। ये तुम इतने छोटे तुम्हें क्या पैसों के लिए चाहिए? लेकिन सर मुझे अर्जेंट 20,000 रुपये सर की जरूरत है सर। और सर मैंने सुना है कि आप मनी एंड करवाते हो सर। सर चाहे मैं गिरवी रखने के लिए अपना फोन गिरवी रख सकता हूँ सर आपके देखो यार है ना, देखो 20,000 रुपये बहुत बड़ी बात है। और सही बात है, अभी मैं छोटे हो माइनर तुम्हें मनी ऐसे नहीं कर सकते। और अगर हम तुम्हें पैसे दे भी दें, मतलब तुम्हें पैसे दे भी दें तो एक फोन के लिए 20,000 रुपये तो नहीं, मतलब ये भी नहीं 20,000 रुपये ये सॉरी नहीं हो सकता। सर प्लीज़ सर सब बहुत अर्जेंट है सर। कुछ बड़ी चीज़ होगी तो हम देख पाएंगे, सोचते मतलब हमारा छोटी छोटी सॉरी आपका ये चलने वाला प्रक्रिया क्यों पाएगा? सर चाहे मैं मेरे पास एक बैंक से करना आपके पास गिरवी रख पा सकता हूँ। बोर्ड है, बोर्ड है। क्या ज़्यादा छोटे हो प्लीज़ सर प्लीज़ करवा दो सर। सर मैं मना करता तो नहीं हो पाएगा। आप क्या बोल कोई बात नहीं है, आप अपना लाइट गिरवी रख सकते हो। बट अगर तुम पैसे दे पाओगे तुम्हारा लाइट जब फूट जाएगा और आपको इस महीने 10,500 मिलेंगे और अगले महीने से आपको कोई महीने पैसे मिलेंगे। यार आपको मजबूर है तो आप बताइए, अगर नहीं है ठीक है सर मंजूर है। कहाँ से क्या हुआ? तो जैसा कि आपने देखा पैसा समाज को अक्सर लालची बना देता है। इसलिए दामोदर घोष को पैसे ने लालची बनाया। वो अपनी ही पुश्तैनी जमीन गिरवी रखने के लिए केदारनाथ और ब्रह्मदूत के पास गया और उसने अपनी जमीन को गिरवी रखने चाहा। तो और पैसे का लालच केदारनाथ और ब्रह्मदूत को भी था, इसलिए उन्होंने माइनर होने के बावजूद ब्रह्मदूत की जमीन अपने पास गिरवी रखी। तो आइए अब हम देखते हैं इस केस में आगे क्या होता है। तो आपने जैसा देखा लेटर के बीच में, तो आपने इसमें देखा कि एक दामोदर घोष होता है, वो एक माइनर होता है। माइनर मतलब 18 साल से कम उम्र का। और जो केदारनाथ और ब्रह्मदूत होता है, ब्रह्मदूत एक बहुत बड़ा व्यापारी होता है और केदारनाथ उसका असिस्टेंट होता है। केदारनाथ और ब्रह्मदूत के पास दामोदर दास आता है कि मेरे को कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो मेरे को आप पैसा उधार दे दीजिए। बट माइनर होने के कारण ब्रह्मदूत और केदारनाथ उससे थोड़ा सोच विचार करते हैं, बाद में उसको वो मना कर देते हैं। पर पैसों के लालच के कारण ब्रह्मदूत और केदारनाथ उसको अपनी जमीन गिरवी रखने के लिए कहते हैं और जो वो गिरवी रख भी देता है। तो आगे इस केस में क्या होने वाला है, कैसे चलेगा, अपने आप खुद देखिए और समझिए।
वाह भाई, तेज बोल लो भाई। आपका लेटर देखिए, जमीन खरीदनी है, अगर आप पेमेंट फुल जमीन जी गवर्नमेंट कुछ पैसों के लिए, वरना पेमेंट फुल नहीं करेगा कोई जमीन ले लेगा। झाड़ू बिल्ला अब किसकी है? थोड़ा दामोदर दामोदर जी पापा, ये आपके हाथ में लेटर कैसा है पापा? तुमने क्या किया है? क्या ऐसी क्या जरूरत है तुम्हारी? हाँ, हंसते खेलते बालक को जमीन गिरवी रखने की क्या जरूरत है? बता सकते हो? वो जवाब देने लायक ये सब गिलाम कह रहे हैं। पापा वो मुझे क्या देखूँ, मुझे पैसों की जरूरत थी तो क्यों किया तुमने ऐसा? क्या जरूरत थी ऐसी? पापा मुझे वो अर्जेंट जरूरत थी पैसों की। क्या जरूरत थी? एक सेकंड शांत हो ऐसी भी जाओ। क्या जरूरत पड़ी थी? अब ऐसे करके क्या होगा? हाँ, सर वापस आ पाएगी? पीसी के लिए बुलाया गया है, आना पड़ेगा, आज तक नहीं गए, आना पड़ेगा सिर्फ तुम्हारे बैठो, हमारे पास ये पूछना पड़ेगा। जाओ। जैसा कि आपने अभी देखा, दामोदर के पिता को एक लेटर मिलता है जो ब्रह्मदूत द्वारा और केदारनाथ द्वारा दामोदर दोस्त के पिताजी को मिलता है। और उस लेटर में यह लिखा होता है कि अगर आपने अपनी ज़मीन के पैसे अगर हमको सही टाइम पर और सही अमाउंट नहीं दिया तो आपकी ज़मीन जो दामोदर ने गिरवी रखी है वो उनके बिना पिताजी के बताए वो ज़मीन केदारनाथ और ब्रह्मदूत के नाम हो जाएगी। तो ये देखकर मिस्टर बोस बहुत नाराज होते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि मेरी जो औलाद है वो मैं उसको इतना भी नहीं दे पाया कि उसको ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी। तो ये सोचकर वो बहुत नाराज होते हैं और उसके बाद एक ब्रह्मदूत को और केदारनाथ को एक लेटर लिखते हैं। लेटर में जो लिखा होता है वो आपको इस केस में आगे पता चलेगा। तो ध्यान से देखिए, भेजेगा तेज बोलियो। यार मैं कहा था यार केदारनाथ, तुमने सारा सीन कर दिया है हमारा। कोई बात नहीं सर, आप तुम्हें मैंने कहा था कि मत करो, तुम्हारे चक्कर में पैसों के लालच के चक्कर में वो उसके फादर ने हमें नोटिस भेज दिया है यहाँ पे। कोई बात नहीं, आप उसकी मदद से बात करो, और वो नहीं माना। वापस कर लीजिए। मदर नहीं है, उसके फादर है। कोई बात नहीं, मदद से वापस कर दिया, मदद से बात कर लीजिए। चलो ठीक है, देखते हैं बात करेंगे। वहाँ जाना पड़ेगा। अरे बहन छोड़ो, बढ़िया आड़वाड़ी। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हम कर लेंगे। तेज बोल ले। हमारी वो है कि जो हमारा कंपनसेशन जो हमारी मनी है वो हमें वापस कर दो, हम आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। ना आपका कंपनसेशन का उसके लिए देखो जो हम अपनी इंश्योरेंस स्टैंडिंग के थ्रू कर सकते हैं। जी नहीं, कोर्ट के केस इतना जरूरी है। आपने मेरे बच्चे को बताया जी, जो आप ब्रह्मदूत ये उम्मीद लेके गया था कि वो आपसी बातचीत से केस को सॉल्व कर देगी, परंतु मिस्टर बोस ने हाई कोर्ट जाने का फैसला लिया और अब वो अपनी फैसले को हाई कोर्ट तक ले जाना चाहते हैं क्योंकि उनका जो कॉम्पनसेशन है वो मांगना चाहते हैं। तो
तो आगे देखिए हाईकोर्ट केस नंबर 2202B ब्रह्मदूत वर्सेस दामोदर कोर्ट। जज इन द अच्छा जज है क्या? Actually, guys. कोर्ट केस नंबर 22 पॉइंट 2 आर्टिकल प्रेजेंट किया है ब्रह्मदत्त वर्सेस मिस्टर घोष। मिस्टर ब्रह्मदत्त, अच्छा खुद से किस तरह लो मिस्टर घोष आपने चलिए वैसे तुम्हारी केस का रिक्वायर क्या है, चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्टी सो योर ऑनर, मैं मिस्टर बंदर, तो हमने ये केस इसलिए फाइल किया है क्योंकि जो दामोदर घोष है वो हमारे पास अपनी ज़मीन लेके आए। ज़मीन वो लेके आए, उन्होंने अपनी ज़मीन हमारे पास गिरवी रखवा दी 20,000 रुपये के लिए, जिसमें हमने आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,500 पे कर। लेकिन हमें इस चीज़ की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि उनके फादर को इस चीज़ के बारे में पता है या नहीं। हमें तो बाद में पता लगा जब उन्होंने हमारे पास एक लेटर भिजवाया कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो क्योंकि जो दामोदर घोष है वो माइनर है। तब हमें पता लगा कि इनके फादर को इस बारे में बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं। तो योर ऑनर, मेरा इतना कहना है कि मुझे अपना जो कंपनसेशन और जो मनी है वो वापस चाहिए, इसलिए मैंने अपने केस यहाँ पे फाइल किया है। मिस्टर घोष का योर ऑनर, चलिए वो केस हुआ था तब मेरा फिगर नवाली और जब इन्होंने एग्रीमेंट किया था मेरा फिगर नवाली, इसलिए मैंने पैसे लिए नहीं बनाए ऑनलाइन नहीं करना और एग्रीमेंट के हिसाब से मैं अपने फिगर में किया था मैंने केस। सेक्शन ओवर पैनल को बात करना है। हेलो आवाज दीजिए। खड़े होके बात करो पेशेंट। योर ऑनर, जब ये केस हुआ था जब उन्होंने अपना एग्रीमेंट किया है तब मेरा बेटा नाबालिग था और हमारा एग्जैक्ट सेक्शन ओवर रूल मिस्टर सर पूरा बात में रखने दीजिए पहले। मैंने इसके को अपनी रकम देने से मना किया। लेकिन योर ऑनर, मुझे तो इस चीज़ की बिल्कुल भी जानकारी नहीं कि ये जो दामोदर घोष है वो नाबालिग है। अगर मुझे बिल्कुल भी जानकारी हो तो मैं और ये मिस्टर घोष दूसरे पार्टी को पूरा बात बोलने से फिर आप बोलिए। बस मेरा कहना इतना है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं, सर सब झूठ बोल रहे हैं। तो इनके पास कोई इसका प्रूफ झाड़ूविंद क्या छवि और क्या फिटनेस बॉक्स मिला के साहब जाएगा आई ऑब्जेक्ट मैं सेक्शन ओवर रूल विटनेस योर ऑनर, जिस दिन मैं रमजत के पास गया था उस दिन मैंने क्योंकि मुझे पैसे उधार चाहिए थे पैसे की अर्जेंट नीड थी मुझे, तो मैं इनके पास गया और मैंने इनको सब कंडीशंस बताई और मैं हमारी बीच में जो बात हुई थी कि मैंने इनको ये भी बताया था कि मैं अभी स्कूल में हूँ और इनको ये भी पता था कि मैं माइनर हूँ। और मैंने अपना फ़ोन की भी रखने की बात करी क्योंकि इनकी टर्म्स और कंडीशंस थी कुछ, तो मेरे पास सिर्फ मेरा फ़ोन था उस टाइम पे, तो मैंने इनको कहा था कि मैं अपना फ़ोन भी रख सकता हूँ, बट उसके लिए 20,000 रुपये के लिए इन्होंने मुझे जो है जमा कर दी थी। और सर उसके बाद मैंने जो हमारे पास जो ज़मीन हमारी उस टाइम ज़मीन है वो सर मैंने इनको गिरवी रखने के लिए कहा था, तो जिन्होंने सोच विचार करके उस पर जो है मुझे पैसे उधार दिए थे। मैं लॉर्ड मैं इनकी बातों पर कैसे यकीन करूँ कि इन्होंने जो भी बोला है सच बोला है। हो सकता है इनके जो ये जो दामोदर घोष हैं वो इनके बेटे हैं, हो सकता है इन्होंने इन्हें पहले ही बता के यहाँ पे भेजा हो, तो इनके पास ना कोई प्रूफ है ना कोई एविडेंस है, तो इससे तो ये नहीं साफ हो जाए कि ये माइनर है। अगर हमारे साथ रिपोर्ट के सामने कोई प्रूफ एविडेंस पेश करते हैं पर मुझे इस चीज़ में बिल्कुल मैं यकीन नहीं करता। सॉरी लॉर्ड, साफ साफ झूठ कह रहे हैं। इनको पता था जब ये एग्रीमेंट के लिए गए थे और उन्होंने कहा था कि वो माइनर है, हर चीज़ की बात हुई थी और जब कोई वेरिफिकेशन किया ही नहीं किया तो उन्होंने पैसा दिया ही नहीं। लॉर्ड मैं आपको कैसे क्वेश्चन पूछना, मैं एग्रीमेंट कैसे मानूँ? आप मुझे एक बात बताइए, आप इतनी लाखों करोड़ों की ज़मीन मेरे पास लेके आए, आपने अंडर आते हुए टर्म्स एंड कंडीशन सर आपने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी ही नहीं, आपने टर्म्स एंड कंडीशन मुझे बताइए हमारी टर्म्स एंड कंडीशन
नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर, जिसका आंसर दीजिए मेरा तो आप मुझे बताइए, आपने हमारी कंसेप्ट पढ़ी थी या नहीं पढ़ी? आया पढ़ी थी। उसके बाद भी आपने इतनी लाखों करोड़ों की जमीन हमें हमारे आगे 20,000 रुपये में गिर रहती है, ऐसी क्या गिर पड़ी इस चार्ज में? हो सकता है कि हमें फंसा भी रहे कुछ से। कोई पास प्रूफ ही नहीं है जिसका मैं जब आपने वेरिफिकेशन किया नहीं, आधार कार्ड के लिए अप्रोच किया ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं आपको वापस माय लॉर्ड, ये जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था और वो सभी मेरी ये जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, ये सारा कॉन्ट्रैक्ट ओरली होता है। बेसिकली क्या था कि अगर मैं कभी भी मेरी अपनी खुद की कंपनी है, मैं किसी को भी मनी लैंड आज तक ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोर्ट लगाना पड़ा, मैं हमेशा मनी लैंड करा देता हूँ, मैंने बहुत वो कराया। बट ये जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, ये ओरली कॉन्ट्रैक्ट था, हमारे किसी को कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ नहीं। तो आपने डॉक्यूमेंट नहीं देखा था कि बच्चा नाबालिग है? नहीं सर, हमारे किसी तरह ऐसा कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने की कैसे? वो बोलता है कि बच्चा नाबालिग है, अब किस हद से आपने इसमें आपने डॉक्यूमेंट किया? हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया ही नहीं। कोरोना ये साफ झूठ कह रहे हैं, जब गया मेरा बेटा उन्होंने साफ कहा था कि नाबालिग है, और वो अभी भी कह रहे हैं कि वो स्कूल का बच्चा है, तो आपने कैसे प्रोवाइड करा दिया उसको? उसका जब ये साफ साफ मतलब प्रूफ है कि बच्चा नाबालिग है, तो आप कैसे आपने अग्रीमेंट कर लिया? एग्रीमेंट हमारा जैसा ओरली होता बस हो गया, जब ओरली एग्रीमेंट हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? तो तमाम दलीलों के मद्देनजर रखते हुए जज कोर्ट किस नतीजे में पहुंचा है कि ये केस ओरली हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। तो जो मिस्टर दत्त है उन्हें ये कंपनसेट नहीं मिलेगा क्योंकि जो बच्चा है वो नाबालिग है। सो आफ्टर दैट केस इज क्लोज्ड। तो जैसे कि आपने देखा, थोड़ी सी लापरवाही के कारण ब्रह्मदूत और वेदांता और दामोदर दोष को हाईकोर्ट जाना पड़ा, परंतु उच्च कार्रवाई ना होने के कारण ब्रह्मदूत वर्सेस दामोदर दोष का केस माननीय कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। और अब इस केस के आगे क्या होगा वो आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। अब हम आपको बताते हैं कि आगे का केस में क्या होने वाला है। ब्रह्मदूत की मृत्यु हो जाती है और ब्रह्मदूत की बीवी को ये बात पता नहीं थी, पर ब्रह्मदूत की बीवी को ये बात पता चल जाती है और वो अपने हक के पैसे लेने के लिए ये कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने की कोशिश करती है। तो केस नंबर सुप्रीम कोर्ट केस नंबर 114561 void to voidable minor age case contract case to be performed. केस नंबर 14658 void to voidable versus Damodar Dosh बोझ तो सीरीज में लोग मोरी भी आप भी चलिए ठीक है। पहली पार्टी मैम होगी दीदी एक नंबर की हाईकोर्ट मैंने मेरे हस्बैंड ने ये केस हाईकोर्ट में फाइल किया था और अपील की थी कि हमें अपना कंपनसेशन वापस करें, पर किसी रीजंस के कारण हमारा केस जो था वो हाईकोर्ट में क्लोज हो गया और हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो था वो कैंसिल आउट हो गया। पर हाईकोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट में आई हूँ ताकि मुझे अपना कंपनसेशन वापस करें। मैं आज भी यही कहता आ रहा हूँ, मैंने पिछले केस में भी यही कहा था, जब बिना वेरिफिकेशन आपने अप्रूवल दिया नहीं और मैं कंपनसेशन वापस करूँ, मैं आज भी यही कहता हूँ। और कोई सेक्शन 62 या सेक्शन 65 आप लगाते हैं, उसमें भी यही था, जब तक आप एग्रीमेंट करेंगे नहीं, मेरा बेटा माइनर था, तो आपने कैसे उसको अप्रूवल दिया कंपनसेशन की? और ये मामला मैं अपने साथ आज सारे सेक्शंस लिख के लाई हूँ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64/65 इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये कहता है कि जब दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल आउट होता है तो जो दो पार्टी के बीच में कंपनसेशन होता है वो कोर्ट रिस्टोर कराया जाता है। माय लॉर्ड आपकी बात सही है, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको पता था मेरा बेटा माइनर है, तो आपने लोन प्रोवाइड किया नहीं क्यों? आपने मेरा वेरिफिकेशन किया नहीं। इसका क्वेश्चन ही बोल रहे हैं सेक्शन 64-65 का जो केस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट का होता है, वो अग्रीमेंट होती है, और आप लोग पार्टी के बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, तो आप किस बात से आप मांगोगे कंपनसेट? ओके योर ऑनर, मैं आपकी बात मान रही हूँ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल आउट हो गया था, बट ठीक है, पर अकॉर्डिंग टू सेक्शन एक सेक्शन और है जो कि ये रिलाय करता है योर ऑनर, ये
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41 SRA स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 ये कहता है कि जो दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है अगर वो कैंसिल आउट होता है जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं पूरा बात रखने से आपको मैं बार-बार बता रहा हूँ पूरा बात में रखने से फिर आप बोलिए सेक्शन 41 SRA ये कहता है कि जब दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल आउट होता है तो उसके बीच में कोर्ट इंटरवीन करे और हमें कंपनसेशन वापस दे माय लॉर्ड हाँ बोलिए जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, एग्रीमेंट किया ही नहीं गया, I objection, Your Honor. आधार कार्ड दिया ही नहीं या किसी नॉमिनी को रखा नहीं, तो वो एग्रीमेंट हुआ कैसे? मैं ये कहना चाहता हूँ। बोले बीबी Your Honor, मैं यही कह रही हूँ कोई जब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कैंसिल आउट हो गया 41 सेक्शन Your यही Honor. कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल आउट हो गया उसके बाद कोर्ट इंटरवीन My करे lord. और हमें माय कंपनसेशन लॉर्ड, दे मैं अभी भी यही कहना चाह रहा हूँ, जब एग्रीमेंट हुआ ही नहीं तो वो कैसे आप कह सकते हैं कि मुझे कंपनसेशन वापस चाहिए? सर वही भी मिस्टर बोल बिल्कुल सही बोल रहे हैं सेक्शन 45 का यहाँ 44 का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि जो आपके सामने वाला पार्टी है वो एक माइनर है 18 माइनस है तो आप किस हद से आप मांग रहे हो अपना पैसा किस हद से आप कंपनसेट कर रहे हो आपको और कुछ कहना है That is just my case. यहाँ भी तमाम दलीलों को देखते हुए हम देख सकते हैं कि जो मोरी बीवी जो सामने वाला जो पार्टी था वो माइनर था तो साफ पता चलता है कि यहाँ पे उन्हें कंपनसेट नहीं मिले तो केस इज क्लोज थैंक यू सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये केस खारिज किया गया क्योंकि कभी भी माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग करते हैं वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा वो केस को खारिज किया गया और इससे हमें ये पता चलता है कि हमको सावधान रहें सचेत रहें जय Thank you, class. अभी हम बहुत धन्यवाद है स्पीकर ने प्यार से सुनने के लिए क्योंकि मुझे लगा कि पीछे से डिस्टरबेंस किए गए मैं बट आपने बहुत अच्छे से सुना थैंक यू सबने यार सबने थैंक यू